Hello, I am Dr. B.S. Arora, a psychiatrist. Today I will discuss about epilepsy. मिर्गी क्या है? मिर्गी के टाइप्स क्या हैं? मिर्गी के लक्षण क्या हैं? मिर्गी का मूल कारण क्या है? और मिर्गी के लिए हमें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? मिर्गी का निदान कैसे करें? और मिर्गी के लिए सबसे आम उपचार क्या हैं? क्या मिर्गी के इलाज के दौरान कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं? एंड व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स फॉर एपिलेप्सी? मिर्गी की क्या जटिलताएं हैं? बिफोर आई गो इनटू टॉक, काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सबसे महत्वपूर्ण है मिर्गी क्या है। मिर्गी यानी एपिलेप्सी एक क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है दैट कॉजेज रिकरेंट सीजर। जब मस्तिष्क में अचानक बिजली की गतिविधि अनियंत्रित हो जाती है तो तुरंत सीजर्स या दौरे शुरू हो जाते हैं। देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ सीजर्स। पहला है जनरलाइज्ड सीजर और दूसरा है पार्शियल सीजर। पहला व्यक्ति के पूरे मस्तिष्क को प्रभावित करता है जबकि दूसरा मस्तिष्क के एक हिस्से को प्रभावित करता है। माइल्ड सीजर्स को पहचानना मुश्किल है क्योंकि वह स्थिति कुछ सेकंड तक रह सकती है जबकि मरीज बेहोश हो सकता है। स्ट्रॉन्ग सीजर्स में मांसपेशियों में मसल्स ट्विचिंग हो सकती है, ऐंठन हो सकती है और कुछ मिनटों तक रह सकता है। इस समय के दौरान कुछ रोगी कंफ्यूज्ड महसूस करेंगे और कुछ मरीज अपनी चेतना खो देंगे। ये वयस्कों में और छोटे बच्चों में काफ़ी आम है। ये महिलाओं की तुलना में पुरुषों में थोड़ा अधिक होता है। मिर्गी के लक्षण क्या हैं? मिर्गी एक विकार या मस्तिष्क में होने वाली एक सामान्य गतिविधि है जो कोऑर्डिनेशन प्रोसेस को प्रभावित करती है। द सिम्टम्स डिपेंड अपॉन द टाइप्स ऑफ सीजर एंड द सीजर्स को डॉक्टरों के द्वारा दो प्रकार में वर्गीकृत किया गया है। फोकल सीजर्स, इसे पार्शियल सीजर्स भी कहा जाता है, जो मस्तिष्क के एक भाग में होता है। इसके लक्षणों में मानसिक बीमारी, नार्कोलेप्सी और माइग्रेन इत्यादि शामिल हैं। जनरलाइज्ड सीजर, इस प्रकार के दौरे में आपके मस्तिष्क के हर हिस्से को शामिल होता है। लक्षणों में लिप स्मैकिंग, ब्लिंकिंग, सडन कोलैप्स और फॉल डाउन, जर्की और रिपीटेटिव मसल मूवमेंट्स इत्यादि शामिल हैं। मिर्गी के सामान्य लक्षण इस प्रकार हैं। इसको हम लोग कहते हैं स्टेरिंग स्पेल्स, यानी एक ही जगह पे लगातार घूरना, टेम्पररी कंफ्यूजन, अनकंट्रोल्ड जर्किंग ऑफ हैंड्स और लेग्स, लॉस ऑफ अवेयरनेस, समटाइम्स लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, sometimes psychotic symptoms which includes severe anxiety, fear and déjà vu। मिर्गी का मूल कारण क्या है? The main cause of epilepsy is still not identifiable, but the traces have been found which includes genetic influence या जिसे हम आनुवांशिक प्रभाव कहते हैं। कभी कभी मिर्गी परिवार में चलती है, इसीलिए इसे आनुवांशिक प्रभाव कहा जाता है। मिर्गी के कुछ प्रकार एक विशेष जीन से जुड़े हुए होते हैं और कुछ निश्चित एनवायरमेंटल चेंजेस के कारण ये दौरे शुरू हो जाते हैं। हेड ट्रॉमा, कभी एक दुर्घटना या सिर पर गंभीर चोट भी सीजर्स को पैदा कर सकती है। ब्रेन की कंडीशन, मस्तिष्क की स्थिति बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर कोई क्षति या स्ट्रोक या आघात है तो ये मिर्गी का कारण बन सकता है। चौथा, इन्फेक्शियस डिजीजेस जैसे कि एड्स, मेनिंजाइटिस या वायरल एनकेफेलाइटिस भी मिर्गी को पैदा कर सकते हैं। मिर्गी के लिए हमें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? हमें अपना ब्लड शुगर और सोडियम लेवल को चेक कराना चाहिए, कहीं ये एबनॉर्मल तो नहीं है। भरपूर नींद लें, नींद का एक फिक्स कार्यक्रम रखें और उसको पर स्टिक करें।
ड्रग्स और शराब लेने से बचें, लगातार वीडियो गेम, टीवी या कंप्यूटर देखने से बचें, अपने चिकित्सक द्वारा बताई गई दवाइयों को ना छोड़ें, एंड ट्राई टू कोप अप विद हेल्दी डाइट प्लान, रिप्लेस ग्लासेस विद द प्लास्टिक इन ऑर्डर टू अवॉइड कट्स ड्यूरिंग सीजर्स। मिर्गी वालों के लिए अकेले तैरने से बचना चाहिए। सिर पर चोट से बचने के लिए बाइक चलाते हुए या लंबी दूरी पैदल करने के समय हेलमेट जरूर पहनें। पानी के पास बिजली के उपकरण का प्रयोग ना करें। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, डू नॉट यूज इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस नियर वाटर। इन केस ऑफ द सीजर यू मे बी इलेक्ट्रोक्यूटेड योरसेल्फ। कीप द डोर and the windows open. During the seizures, your loved one may approach you fast. अपने बच्चे या रोगी को हर समय एक मेडिकल अलर्ट ब्रेसलेट पहनाएं। अपने बच्चे या रोगी को उसकी चिकित्सीय स्थिति के बारे में ज्ञान कराएं कि दौरे के दौरान उन्हें क्या एहतियात बरतनी चाहिए। यदि मरीज बुजुर्ग व्यक्ति है तो वॉशरूम या अन्य गतिविधियों के दौरान रोगियों की सहायता करें। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ उठेगा, मिर्गी का निदान कैसे करें। मिर्गी के निदान के लिए डॉक्टर आपको भिन्न भिन्न परीक्षणों के लिए सिफारिश कर सकते हैं, जिसमें कुछ जो हैं, पहला जो सबसे महत्वपूर्ण है, एक डिटेल न्यूरोलॉजिकल एग्जाम। यदि मोटर क्षमताओं में या शरीर के किसी भी हिस्से में कोई व्यवहार परिवर्तन या परिवर्तन होता है तो आपको न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर की सिफारिश की जाती है। आपको न्यूरोलॉजिस्ट या डॉक्टर ये भी कह सकता है ब्लड टेस्ट। ये परीक्षण करने के लिए किया जाता है कि शरीर में कोई संक्रमण या बीमारी तो नहीं चल रही है जो आपके मस्तिष्क को प्रभावित कर रही है, या वह इस दौरे से जुड़ी हुई है भी या नहीं है। और एक EEG, ये परीक्षण सबसे आम परीक्षण है जो मिर्गी के निदान के लिए किया जाता है, जिसमें मस्तिष्क की गतिविधि का पता लग जाने के लिए इलेक्ट्रोड को आपके स्कैल्प से जोड़ा जाता है और आपको एक ग्राफ मिलता है। कभी कभी डॉक्टर्स आपको सिटी स्कैन के लिए भी एडवाइस कर सकते हैं। सिटी स्कैन इज डन in order to get cross-sectional image of the brain. Through this scan, abnormality in brain can be diagnosed properly. और अगर CT स्कैन से काम नहीं बनता है तो MRI। इसके अंदर in this with the help of radio and magnetic waves detailed view of the brain is given. यह डॉक्टर को सटीक समस्याओं का निर्धारण करने में मदद करता है। क्या कहीं कोई सिस्ट, ब्लीडिंग, ट्यूमर इत्यादि भी हो सकते हैं। और रेयरेस्ट केस के अंदर आपको PET, जिसको हम पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी भी कहते हैं, वेरी लो लेवल ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल इज इंजेक्टेड इन द ब्रेन in order to determine the active areas of the brain and abnormality as well. मिर्गी के लिए सबसे आम उपचार क्या है? ये एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है और अक्सर हमसे लोग यही पूछते हैं। मिर्गी के उपचार लगभग इस प्रकार हैं। पहला, मेडिकेशन। इट हैज बीन सीन दैट मोस्ट ऑफ द टाइम एंटी-सीजर्स medication can cure or able to control the seizures. These medicines are also known as anti-epileptic drugs. लेकिन इन दवाओं के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, जिसमें शामिल हैं वजन बढ़ना, थकान, चक्कर आना, लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन, स्किन रैशेस, लॉस ऑफ बोन डेंसिटी एंड समटाइम स्पीच प्रॉब्लम। जब दवा काम करना बंद कर देती है देन वी हैव टू गो फॉर सर्जिकल ऑप्शन। जब दौरे बिल्कुल काबू होने लगते हैं और ये आखिरी विकल्प सर्जरी होता है। इसमें मिर्गी से प्रभावित मस्तिष्क के उस पार्ट को निकाल दिया जाता है जो कि मिर्गी को जन्म देता है और उससे मेडिसिन यानी कि मेडिकेशन कम हो जाती है। एक उपचार और भी है, इसको हम लोग बोलते हैं वेगस नर्व स्टिमुलेशन। इन दिस अ डिवाइस इन implanted by a doctor which is known as vagus nerve stimulator छाती की त्वचा के नीचे इसे प्रत्यारोपित कर दिया जाता है और ये एक पेसमेकर के समान होता है और इसके बाद उत्तेजक तार गर्दन में तंत्रिका से जुड़े हुए होते हैं। वेरी रेयरली यूज्ड। कीटोजेनिक आहार मिर्गी के दौरान ये बहुत मददगार होता है और मिर्गी से पीड़ित
लोगों ने कीटोजेनिक आहार का पालन करके अपने बहुत से लक्षणों को कम किया हुआ है। ये वसा में उच्च होती है और कार्बोहाइड्रेट में कम होती है। एक ट्रीटमेंट डीप ब्रेन स्टिमुलेशन में इलेक्ट्रोड आपके मस्तिष्क यानी थैलेमस के पार्ट में रख के इसको स्टिमुलेट करते हैं, लेकिन ये बड़ा रेयरली यूज होता है। मिर्गी के इलाज के साइड इफेक्ट्स क्या हैं? यहाँ मरीज इस चीज के लिए बड़े प्रीऑक्यूपाइड होते हैं कि आप हमें इनके साइड इफेक्ट्स बताइए। द साइड इफेक्ट्स इंक्लूड रैशेस, प्रोलॉन्ग्ड फीवर, माउथ अल्सर्स, sometimes sore throat, weakness, it may be a generalized weakness, and sometimes pinpoint bleeding through the gums, excessive fatigue, और एक अवस्था में ये दवाइयाँ लेने के बावजूद भी सीजर्स पड़ सकते हैं। एक्सेसिव फटीग, सीवियर थ्रोट पेन इत्यादि। और सबसे इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर क्या है? मिर्गी के जोखिम कारक हैं, ये कारक हैं मिर्गी के दौरे के खतरे को बढ़ा सकते हैं। पहला है उम्र। ये मिर्गी में बहुत महत्वपूर्ण कारक है क्योंकि ज़्यादातर बचपन में या बड़े वयस्कों में होता है, लेकिन यह स्थिति किसी भी उम्र में हो सकती है। और दूसरा है फैमिली हिस्ट्री। यदि परिवार के किसी सदस्य को मिर्गी की बीमारी है या वे पीड़ित हैं तो सीजर्स दूसरे फैमिली मेंबर्स में भी हो सकता है। तीसरा है डिमेंशिया। अगर आपको डिमेंशिया है तो मिर्गी का खतरा आप में बढ़ सकता है। ब्रेन इन्फेक्शन, संक्रमण या मेनिंजाइटिस जैसी बीमारियां ब्रेन के सूजन, रीढ़ की हड्डी में दर्द का कारण बन सकते हैं और जिससे सीजर्स का दौरा बढ़ सकता है। स्ट्रोक और अनदर वास्कुलर डिजीजेस, अगर यदि आपको कभी स्ट्रोक हो और एनी अदर वास्कुलर डिजीज की समस्या हो तो ये मस्तिष्क को नुकसान पहुंचा सकता है और परिणाम स्वरूप मिर्गी के दौरे पड़ सकते हैं। मिर्गी से हमें क्या क्या जटिलताएं यानी कॉम्प्लेक्सिटी का सामना करना पड़ सकता है? कुछ कॉम्प्लेक्सिटी हैं जैसे फॉलिंग यानी गिरना। यदि आपको अचानक स्ट्रोक या दौरा पड़ता है तो आप गिर सकते हैं, जिससे हड्डी टूटना या सर में चोट लगना जैसी गंभीर चोट लग सकती है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण है ड्राउनिंग। यदि आप दौरे या स्ट्रोक से पीड़ित हैं तो डूबने की संभावनाएं अन्य लोगों की तुलना में लगभग 15 से 20% तक बढ़ जाती है। इसीलिए तैरते समय या नदी में स्नान करते समय सावधानी बरतें। और एक्सीडेंट, अगर आप कार चला रहे हैं और आपको दौरा पड़ने की समस्या है तो बेहद सतर्क रहें, क्योंकि शरीर में असामान्य गतिविधियां हो सकती हैं। इसीलिए ये खतरनाक तरीके से वाहन का संचालन कर सकते हैं एंड यू कैन मेट विद एन एक्सीडेंट। और कॉम्प्लिकेशन इन द प्रेगनेंसी, गर्भावस्था के दौरान माँ को दौरे पड़ते हों तो ये बच्चे के साथ साथ माँ के लिए भी खतरनाक होता है, क्योंकि कितनी बारी जो एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स हैं बच्चों को भी प्रभावित कर सकती हैं। और इमोशनल इश्यूज, मिर्गी वाले व्यक्ति में आत्महत्या के विचार, डिप्रेशन, एंजाइटी जैसे किसी भी भावनात्मक मुद्दे को विकसित करने का जोखिम यानी रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा होता है। व्यक्ति के लिए इन भावनाओं को नियंत्रण करना बहुत कठिन होता है। कुछ लोग हमसे सवाल पूछते हैं कि व्हाट फूड्स कैन ट्रिगर एपिलेप्सी, यानी क्या खाद्य पदार्थ हैं जो हमारे मिर्गी के दौरे को बढ़ा देते हैं। कुछ हैं जैसे कि सोया उत्पादन। सोया ज़्यादातर बच्चों में एलर्जी या सीजर्स को ट्रिगर कर सकता है। जो बच्चे खाद्य पदार्थों में पाया जाता है, जो बच्चे खाने से पहले सोया मुक्त उत्पादन की जांच करने की कोशिश जरूर करें। डेयरी प्रोडक्ट्स, हाल के दशकों में ये पाया गया है कि डेयरी उत्पादन बच्चों में एलर्जी पैदा कर सकता है और सीजर्स के एपिसोड आने के चांसेस बढ़ सकते हैं। अगर आप इसको अवॉइड करेंगे तो सीजर्स कम होंगे। ग्लूटीन, कुछ लोगों में ग्लूटीन इंटॉलरेंस होता है। द प्रोटीन इन द ग्रेन्स विच हैव इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी दैट कैन ट्रिगर सीजर्स। अगर आपको ग्लूटीन के बारे में समस्या है तो खाने के इंग्रेडिएंट्स देख लें। नींद की कमी के दौरान एक प्रमुख ट्रिगर है, इसीलिए आप पर्याप्त नींद लें। और पेनिसिलिन और कुछ एंटीबायोटिक्स या ट्रामाडोल यानी दर्द निवारक दवाएं भी सीजर्स का जोखिम बढ़ा सकती हैं।
If you need any help from my team on seizures or epilepsy, feel free to contact my team. My mobile number is 9810385521. आप मुझे ईमेल और मेरी वेबसाइट के ऊपर भी विजिट करके अपनी समस्याएं शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।